साथियों, आज मैंने फेसबुक पे एक मैसेज किया था कि मैं लाइव रहूँगा। तो जो साथी अभी फेसबुक चला रहे हैं, अगर वो इस डिबेट में अगर लाइव आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज का विषय रखा था साथियों हमने कि इस देश में जो सरकारें हैं, जो 1952 से लेके अभी तक जो चल रही हैं, दिनेश साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सरकारें 1952 से जो मताधिकार से जो बन रही हैं, भारतीय संविधान के तहत जो सरकारें जो बनी हैं, वो सरकारें मीना सिंह खिरालिया जी आपका स्वागत है। वो सरकारें क्या भारत के संविधान के तहत काम कर रही हैं? जो संविधान में जो प्रावधान किया गया, जो संविधान की मूल भावनाएं हैं, संविधान क्यों लिखा गया, संविधान के पीछे लिखने का उद्देश्य क्या था, क्या उसके अंतर्गत हमारी सरकारें काम कर रही हैं? तो ये आज का विषय रखा था। और जो समाज है, जो जिसको मताधिकार मिला हुआ है, जो 1952 से पहले नहीं था। हाँ, जय भारत जय संविधान दिनेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो समाज है हमारा, क्या वो भी संविधान को मान रहा है? अभी अभी जो बिहार में जो चुनाव हुआ, जिसका कल जो संपन्न हुआ है चुनाव, और उससे पहले जितने भी चुनाव होते रहे, 2005 से यहाँ ईवीएम लागू है। ईवीएम लागू का मतलब है कि ये आरोप लगता आ रहा है 2005 से लेके और 2020 तक कि हमारे देश में जो अभी जो सत्ता जो आ रही है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शासक बन रहे हैं, उसमें ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा बार बार सुनने को आ रहा है। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, आप जानते होंगे, क्योंकि जब भारत के लोगों ने एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए अपनी भावनाओं से एक समतामूलक राष्ट्रीय ग्रंथ को अंगीकार किया, क्या से समतामूलक राष्ट्र बनेगा, तो उस समतामूलक राष्ट्र के बीच में क्या बाधा रही? जो लोग पहले रजवाड़े चलाते थे, वो रजवाड़े वाले लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, भूमि पे काबिज हो गए, और उनके पास बाहुबल भी रहा। बाहुबल रहा, धनबल रहा, और जिनके पास बाहुबल और धनबल होता है तो उनके पास बुद्धिबल भी आ जाता है। अन्य जो लोग थे, उन्होंने शिक्षा के दरवाजे अन्य लोगों के लिए बंद कर दिए और कुछ चंद लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार सुनिश्चित रखा। उसका कारण ये था कि अगर लोग पढ़ लिख के आगे निकलेंगे तो हमारी बराबरी करेंगे। सतीश काजला साहब हरियाणा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये हमारी बराबरी करेंगे। जय भीम साहब, जय भीम साहब, काजला साहब। अगर ये बराबरी करेंगे तो ये शासक भी बनेंगे। इसलिए हमारे लिए दरवाजे जो बंद किए गए शिक्षा के, पढ़ने नहीं दिया गया, और उस बीच में जो गुलाम बनाने का जो कार्यक्रम था जो जारी रखा। लेकिन देश के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस देश में उस प्रथा को नकार के एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संविधान की शुरुआत करी। और भारतीय संविधान इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। जो मनु का जो कानून है, जो गैर बराबरी पे जो आधारित है, उसको नकार देता है। और संविधान उस गैर बराबरी की जो व्यवस्था है उसको हटा के समतामूलक राष्ट्र की व्यवस्था करता है।
और उसमें भारत के लोगों की हिस्सेदारी तय करता है भारत का संविधान। भारत के लोगों की हिस्सेदारी क्या तय करता है कि इस देश में राजा वो बनेगा जिसको भारत के लोग चाहेंगे, उनके मत से बनेगा। मत सिर्फ एक वोट नहीं है जो हम आज ईवीएम का बटन दबा रहे हैं या पर्ची डाल देते हैं, वो सिर्फ मत नहीं है। मत का मतलब है कि हमारे अंदर आत्मा के विचार, हमारा पूरा निरीक्षण कि ये व्यक्ति गलत है या सही है, उस तरीके से मताधिकार से अपना प्रतिनिधि चुनेगा जो इस देश को चलाएगा। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में किया गया। लेकिन आपने देखा होगा 1952 से लेके और 2005 तक पहले बूथ कैप्चरिंग होती रही। जिनके पास बाहुबल था, धन बल था, बुद्धि बल था, अपने बुद्धि बल से, धन बल से वो बाहुबल को इकट्ठा करते थे और बाहुबल के माध्यम से वो बूथ को उठा लेते थे, यानी जो डब्बे होते थे बैलेट पेपर के, उनको उठा के ले जाते थे दबंगता से। ऐसी खबरें उस समय मिलती थी कि फलां जगह पे बूथ पे कुछ लोगों को मारा गया, वहाँ से इतने डब्बे लूट लिए गए। वहाँ पे गिनती जब होती थी वोटों की, तो वहाँ पे भी जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो बाहुबली जो लोग थे, जिनके पास धन बल था, वो क्या करते थे, कुछ बाहुबली लोगों को वहाँ पे लगाते थे और बाहुबली लोग अपनी दबंगता से वहाँ की जो वोटों की जो गिनती थी उसमें हेर फेर करते थे। तो ये सत्ता ऐसे उस समय बनती रहती थी। और इसमें सबसे बड़ा जो काम था, क्योंकि लंबे समय तक, कम से कम 45 साल तक यहाँ कांग्रेस का शासन रहा। और कांग्रेस का शासन इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस के जो लोग थे उनके पास में बुद्धि बल भी था, धन बल भी था और बाहुबल भी था। उन्होंने यहीं से अर्जित किया देश से, तो वो सब उन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो वो उस अपनी शक्ति से अपनी सत्ता प्राप्त करते थे, ना कि भारत के लोगों के मताधिकार से करते थे। ये सवाल इसलिए आज आया कि भारत के लोगों को जो मताधिकार जो मिला, जो वोट की जो शक्ति जो मिली, क्या आप अपने मत से, अपने विचार से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाया। किसके शासनकाल में? कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाया। तो लोगों ने, मनोज भारती साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, MR पंचाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उन लोगों ने अपने ताकत से, शक्ति से बैलेट पेपर को भी चोरी किया और जबरन अपनी सत्ता बनाई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के पास शिक्षा आती चली गई। जैसे तैसे करके लोगों ने शिक्षा को अर्जित किया, फिर उन्होंने उसका थोड़ा विरोध करना शुरू किया, थोड़ी शक्ति अर्जित करी, लोगों ने संगठन बनाने शुरू किए। जब संगठनों का निर्माण होना शुरू हुआ, JP सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, जय भीम जय भारत। जब लोगों ने संगठन बनाने शुरू किए तो संगठनों के द्वारा उन्होंने उस बूथ कैप्चरिंग को रोकने का कार्यक्रम किया। जब बूथ कैप्चरिंग रुकने लगी तो इनको खतरा पैदा होने लगा कि अब बूथ कैप्चरिंग तो अब नहीं हो पाएगी। इन लोगों ने संगठन निर्माण कर लिए हैं और संगठन के सामने किसी की शक्ति नहीं चलती है। तो संगठन जब निर्माण हुए तो बूथ कैप्चरिंग थोड़ी सी हल्की हो गई। तो इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने का तरीका ढूंढा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। अब जो देश का जो आदमी है, जो भारत का जो आदिवासी मूल निवासी है, उसको शिक्षा से वंचित रखा। अमित नायब साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम। तो हमारे लोगों को जो शिक्षा से जो दूर रखा, इन लोगों ने जानबूझ के दूर रखा। तो जो बूथ कैप्चरिंग का जो अभी मैं बता रहा था आपको कि जो बूथ को लूटते थे, तो जो ईवीएम जो मशीन आई तो हमारे लोगों को तो शिक्षा से वंचित रखा हुआ था। तो जो इंजीनियर जो बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, वो हमारे लोग नहीं बन पाए। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो इन्हीं के लोग थे। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने जो मशीन जो बनाई, उसमें ये सुनने को आता है, कुछ मेरे मित्र हैं इंजीनियर जो ये दावा करते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ जिसको किसी भी मशीन में मैं लगाऊंगा, आप किसी भी बटन को दबा दीजिए, मैं जिसको चाहूँगा वोट उसको मिलेगा। ऐसे मेरे कुछ साथी जो इंजीनियर हैं वो ये दावा करते हैं। और ये हो सकता है क्योंकि
जो इंजीनियर जिस चीज़ को डेवलप करता है, जो बैलेट पेपर है वो पारदर्शिता है, उसमें एक पर्ची है जिसको डब्बे में डाला जाएगा और पर्ची को बाहर निकाला जाएगा, उसकी गिनती होगी और गिनती में भी फिर हमारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि जब हमारे पास भी संगठन बनने शुरू हुए तो उस जहाँ पे गिनती होती थी, काउंटिंग होती थी वोटिंग की, वहाँ हमारे प्रतिनिधि भी बैठने लगे। फिर हमारे प्रतिनिधियों ने वहाँ विरोध करना शुरू किया कि ये आप गलत काउंटिंग कर रहे हो, और वो उसको रिकाउंटिंग भी करा देते थे। कई बार ऐसे भी सवाल आए और फिर जो हमारा आदमी हार जाता था वो फिर जीतने लगा वहाँ पे। तो इन्होंने फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बनाई, जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इनका आदमी है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो ईवीएम से जो पारदर्शिता जो नज़र नहीं आ रही है, जो बार बार जो सवाल उठ रहा है, अभी बिहार के चुनाव में ये खबर मिली कि कई जगह पे ईवीएम मशीन को पकड़ा गया जो एक ही नंबर की और एक या दो मशीन कहीं पे चल रही थी। हाँ, अमित साहब कहना बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव आयोग एक आप साथी जो है ना इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो आप अपने सवाल करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के साथ में जुड़ जाऊं। जो चुनाव आयोग है वो भारतीय सत्ता से अलग एक इंडिपेंडेंट संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, ऐसे ही एक संसद एक संस्था है, ऐसे चुनाव आयोग भी एक संस्था है। जो चुनाव आयोग संस्था है वो इसलिए बनाई गई थी कि वो होने वाले चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बेईमानी ना हो, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। उसको करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। और चुनाव आयोग का गठन इसलिए किया गया कि वो ये देखेगा कि कोई गलत तरीके का आदमी, कोई अपराधी तो इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी तो संसद में नहीं पहुंच रहा है। और कोई अपराधी पहुंच गया, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि किसी भी अपराधी को आप नेता नहीं चुन सकते। और ये अंग्रेजों ने भी एक बार कानून बनाया था। अंग्रेजों ने जो जज बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर एक बार रोक लगा दी थी और ये कहा था कि हाँ, दो मशीन पकड़ी गई हैं। दिनेश साहब आप सही कह रहे हैं, अभी दो की जगह और भी मशीनें पकड़ी गई हैं। तो जो अंग्रेजों ने भी एक कानून बनाया था कि न्यायाधीश बनाने के लिए चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, और हम ब्राह्मण को न्यायाधीश नहीं बना सकते क्योंकि ब्राह्मण चरित्रवान नहीं होता है। ये अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। अब ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था कि ब्राह्मण चरित्रवान नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मण को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, वो न्याय बराबर बराबर नहीं करता है। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तेजस्वी यादव या महागठबंधन और एक तरफ एनडीए, एक तरफ वाम दल, कई सारे गुट वहां चुनाव लड़ रहे थे। और जो देखने को मिल रहा था बिहार में, जो लॉकडाउन में जो बिहार के साथ हुआ, सबसे ज़्यादा जो त्राही त्राही मची वो बिहार में मची। बिहार के पता नहीं कितने लोग रास्ते में मर गए, भूख प्यास से तड़प के मर गए, एक्सीडेंट होके मर गए। और उन लोगों ने पैदल चलते चलते रैलियां निकालनी शुरू की और कहा कि हम नीतीश कुमार को दोबारा से सत्ता में नहीं लेके आएंगे और बीजेपी को हम बिल्कुल सत्ता से बाहर करेंगे। तो वो जो बिहार के जो लोग हैं जो नीतीश कुमार को बाहर निकालने की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने की बात करते हैं, तो ये हैरानी की बात ये आती है कि उसी बिहार का आदमी फिर इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को और नीतीश कुमार को वोट कैसे कर रहा है। ये तो एक समस्या है, इसको सोचना पड़ेगा, बड़ा चिंता का विषय है। अगर बिहार का आदमी पीड़ित है, जिसको भूखा प्यासा सड़कों पे भटकना पड़ा, नंगे पैर, पता नहीं कितने लोग रास्ते में मर गए, और वो जब रैली निकाल रहे हैं, ऐसे हजारों की तादाद में वीडियो मेरे पास हैं जो कहते हैं कि हम नीतीश और बीजेपी को दोनों को सत्ता से बाहर करेंगे, और फिर वापस इतनी बड़ी संख्या में बहुमत आ जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, वरना जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कुछ दबाव में वोट देते होंगे, कुछ पैसे से वोट खरीदा भी जा सकता होगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ था बिहार में, उससे ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो बैकवर्ड समाज से है,
नया लड़का है, नई सोच है, और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। तो बिहार का जो युवा है, या जो बिहार के जो युवाओं के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं या उसके रिश्तेदार हैं, वो इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते कि जिनके बच्चे को रोजगार मिल रहा है और एक तरफ धर्म मिल रहा है, एक तरफ धार्मिक पाखंड की बात सिर्फ हो रही है, दूसरी तरफ रोजगार की बात हो रही है, तो रोजगार को छोड़ के धर्म की तरफ भागेंगे? ऐसा मूर्ख तो नहीं हो सकते बिहार के लोग। क्योंकि बिहार वो जगह है, वो बिहार ना विहार है, विहार वो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग बिहार में पढ़ने आते थे। इस बिहार हमारा जो राज्य है जो वो, और यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म बिहार में हुआ, तो वहाँ के लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। अभी चुनाव होने वाला है, 2021 में 5 राज्यों में चुनाव होगा, 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। अगर इन चुनावों में अगर ईवीएम नहीं हटाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष से मिला हुआ है और उसके लिए काम कर रहा है, वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम भारत के लोगों को एक करना चाहिए कि सबसे पहले चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए। जो दिल्ली में जो चुनाव आयोग है उसका घेराव करना चाहिए, उस पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप हमारे लिए एक संस्था हैं, तो आप हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पूरे देश और पूरी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि ईवीएम खराब है, तो आप ईवीएम को हटाते क्यों नहीं हो? आप बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव क्यों नहीं कराते हो? ये तो आपको सोचना चाहिए। वो कहता है ईवीएम ठीक है, इसका मतलब है कि वो किसी एक पक्ष की पक्षधारी कर रहा है और वो राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए उस संस्था को इस तरीके का सबक सिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए आपको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। और ये कब हो पाएगा साथियों? अभी मैंने जो विषय रखा था कि क्या इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत काम कर रही हैं या उसके तहत काम कर रही हैं, उसकी भावनाओं को समझ के काम कर रही हैं? दूसरी बात थी कि क्या भारतीय समाज भी भारतीय संविधान के तहत चल रहा है? कहीं ना कहीं दोनों में खोट है। अगर भारत के नागरिक अगर भारत के संविधान को अंगीकार कर ले, समझ ले, पढ़ ले और औरों को भी पढ़ाए और उसको अंगीकार कर ले, उसको अपनी आत्मार्पित कर ले, आत्मार्पित जो करते हैं हम, जो शब्द लिखा हुआ है उद्देशिका में कि उसको हम आत्मार्पित करेंगे। आत्मार्पित किसको किया जाता है साथियों? धर्म को किया जाता है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, यानी संविधान हमारा राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ है और उसको मानना और उसके ऊपर अमल करना, उसको लागू करना और करवाना हमारा धर्म बनता है। अगर हम भारतीय संविधान को धर्म की तरह अंगीकार कर लें और हम सबके सब लोग अपने घर में संविधान ला के रखें और संविधान का एक पेज रोजाना पढ़ें, उसके जितने भी अनुच्छेद हैं उसको रोजाना पढ़ें, क्योंकि वो हमारा पवित्र ग्रंथ है। जैसे आप बाइबल पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, भागवत गीता पढ़ते होंगे या और बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे। यहाँ का जो ईसाई है, जो मुस्लिम है, हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे किताबों को हम लोग पढ़ते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास भी पढ़ते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूल की किताबें भी पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर हम स्कूल में जब जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, इसलिए हम स्कूल जाते हैं। और अगर भारतीय संविधान भी इसी तरह से, जैसे स्कूल में आपको कुछ बनने का मौका मिलता है पढ़ लिख के, अगर आप भारतीय संविधान को मान लेते हो, भारतीय संविधान को पढ़ लेते हो, उसको मान लेते हो, उसको धर्म की तरह अडॉप्ट कर लेते हो, संविधानवादी बन जाते हो, तो वो भी आपके लिए उन्नति का रास्ता देता है। साथियों, जितनी सरकारें आज तक बनी, चाहे कांग्रेस की हो, जनता दल की हो या एनडीए में जो शामिल लोग हैं उनकी सरकार हो,
या यूपीए घटक दल जो बना उसकी सरकार हो, इन सारी सरकारों ने या प्रदेशों की सरकारों ने भारत के संविधान के एक भी अनुच्छेद पे कोई कानून नहीं बनाया। 1989 में सिर्फ एक अनुच्छेद पे कानून बना था। जो पॉलिटिकल जो एक्ट है उसके ऊपर तो आम काम हो रहा है। जो मताधिकार है उसको मतदान के उस पे काम किया जा रहा है। जैसे मंदिर में दान कराया जाता है